हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। इसके साथ ही आप अपने परिवार का भी ध्यान दे रहे होंगे और अपनी पढ़ाई का भी। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप जो भी मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन रोज कर रहे होंगे और उसको कोशिश कर रहे होंगे रोज जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई से ज़्यादा मेरे हिसाब से रिवीजन ज़रूरी है। सिर्फ आगे बढ़ते रहने से पीछे का अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। इसीलिए हम सबसे पहले मैं रोज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रोज रिवीजन करवाती हूँ पिछले लेक्चर का। तो आज का लेक्चर हम अब शुरू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? भाग 4 का 46 से 51 तक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? भाग 4 का 46 से 51 तक। तो पहले 46 में मैंने क्या बताया था? एससी और एसटी का विशेष ध्यान दें। विशेष ध्यान, इन्हें अलग अलग तरह से रिजर्वेशन दें ताकि ये भी बाकी जो भी कास्ट हैं उनकी तरह ही ये भी आगे बढ़े और इनके बीच का डिफरेंस खत्म हो। और ये कौन करता है? ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरह से इन्हें सपोर्ट करती है कि ये भी आगे बढ़े। जहाँ भी इन्हें रिजर्वेशन देती है, अलग अलग तरह से छूट देती है, जॉब में हो गया, पढ़ाई में हो गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से छूट देती है। उसके बाद 47 में क्या है? पोषाहार। और क्या बताया था मैंने? नशीली दवाइयों पे प्रतिबंध। और उसके साथ क्या बताया था? शराब पर भी प्रतिबंध। पोषाहार में मैंने कहा था कि गवर्नमेंट जो अमीर है वो तो अपना अच्छे से खाना खा लेते हैं, जो उनको जरूरी है उनकी बॉडी के लिए वो न्यूट्रिशन अपने आप ही वो ले लेते हैं। लेकिन जो गरीब हैं उनके बारे में भी तो कोई सोचना चाहिए। तो वो सोचने का काम कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट करती है, जो कि जरूरी भी है। अगर गवर्नमेंट सबको एक साथ नहीं लेके चलेगी तो डिफरेंस जो है वो गरीबी और अमीरी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है ये कि उस डिफरेंस को कम करने की कोशिश की जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि मिड डे मील जैसे स्कीम और ये राशन कार्ड पे जो गरीबों को फ्री में अभी चल रहा था, फ्री में गेहूँ और चावल देती है और भी बहुत सारी चीज़ें देती है। और अगर उसके पहले अभी तो कोरोना के टाइम पे फ्री में दे रही थी, नहीं तो उसके पहले तो फ्री में नहीं लेकिन बहुत ही कम कीमत पे सबको उपलब्ध कराती है ताकि गरीब भी उस चीज़ को खा ले और उसका भी स्वास्थ्य जो हेल्थ है वो उसकी अच्छी हो। और नशीली दवाइयों पर मैंने बताया था कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनमें नशे की चीज़ें कुछ ऐसे परसेंट में मिलाया जाता है जो कि ज़रूरी होता है, लेकिन उसका जो उपयोग है वो लोग गलत तरह से करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए कोरेक्स सिरप बताया था, जिसका यूज़ आजकल लोग अपनी नशा की जो इच्छा है वो पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन वो तो एक खांसी के लिए, जो कफ के लिए एक सिरप है। तो इसलिए उसमें कहा गया कि वो दवाइयाँ उन्हीं को मिले जो जिनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे कि हाँ इन्हें दे, किसी को भी ना उठा के दे दिया जाए। और शराब पर मैंने बताया था कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। लेकिन इसके साथ ही ये क्योंकि भाग 4 में है तो ये कंपलसरी नहीं है, जिसे करना है वो करे, नहीं करना है तो नहीं कर सकता है, कोई इन्हें इन्फोर्स नहीं कर सकता है। और एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था कि बिहार में शराब पे प्रतिबंध है और वहीं यूपी पर नहीं है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया से बिहार में इजीली सप्लाई होता है। तो चोरी से जो है वहाँ पर आज भी शराब मिलती है। अगर आसपास के एरिया का भी प्रतिबंध, वहाँ पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए तो तब जाके ऐसा होगा कि हाँ थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे ही सब स्टेट को करना चाहिए मेरे हिसाब से तो कि शराब पे प्रतिबंध लगाए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? 48 में क्या पढ़ा था हमने? कि सरकार जो है ये 48 सरकार कृषि और पशुपालन
इसमें हेल्प करे। कृषि में हेल्प करने के लिए मैंने बताया था कि सब्सिडी दे, या फिर बीज हो गया, सीड्स हो गई, वो फ्री में मतलब प्रोवाइड कराए, या फिर कम रेट पे जिससे गरीब भी उसे खरीद सके। और ऐसी सीड्स दे जो जिनमें कीड़े मकोड़े कम से कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो, जिससे उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो। वो ऐसे ऐसे अलग अलग करती है। और उसके साथ ही जैसे फ्री में अगर ये भी कर सकती है, आजकल तो वो जो मतलब कटाई के बाद जो वो धान का बचता है डंठल, उसे खत्म करने के लिए किसान जलाया करते थे, लेकिन गवर्नमेंट उसमें अपनी तरफ से उसको ऐसी अलग अलग तरीके से बोली जलाइए ना। क्यों? क्योंकि उससे पोल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है उसे, बल्कि उसी में ख़त्म करने के लिए एक पूसा डीकम्पोजर कैप्सूल का यूज़ कर रही है, जिससे आप 25 लीटर पानी में आप पूरे खेत में छिड़क दीजिए और उससे वो वहीं पे डीकम्पोज होकर एक खाद बन जाएगी। तो उससे दोनों का फायदा हो गया। तो वो गवर्नमेंट अपने तरफ से वो कैप्सूल प्रोवाइड करा रही है, जो कि बहुत ही कम रेट पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि करे कि वो फ्री में, जिससे वो किसानों को मिलेगा। किसानों को अपने खेत में आग नहीं लगानी होगी। एक आग लगाने से एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि जो खेत है वो कम उपजाऊ हो जाते हैं, वो जल जाती है, वहाँ की उर्वरक जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। तो उन्हें भी फायदा हुआ, उन्हें अपना खेत में जलाना नहीं पड़ा। और वो कैप्सूल डालने की वजह से उनकी खेत की ताकत और बढ़ रही है, और साथ ही इन्वायरमेंट भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इन्वायरमेंट भी पूरी तरह से साफ रहेगा। तो ये एक तरीका, ऐसे ही गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से किसानों को सपोर्ट करती है ताकि वो आगे बढ़े, उन्हें भी कुछ फायदा हो, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करे। और ज़्यादा खेती वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए करते हैं, क्योंकि किसान तो पूरे देश का पेट भरते हैं। अब क्या है? पशुपालन। पशुपालन में मैंने बताया कि दो तरह से होता है, एक आर्थिक होता है यानी एक इकोनॉमिक तरीके से होता है, और एक दूध देने वाले जो जानवर होते हैं वो। तो उसमें मैंने बताया कि ये दो जानवरों की हत्या करने पर रोक लगाई है गवर्नमेंट, ताकि ये एक तरह से वो जो गरीब, ये पशुपालन करने का काम गरीब लोग ही करते हैं। अगर वो उनकी हत्या कर देंगे तो फिर उनके जो घर का खर्च उससे ही चलता है वो एक तरह से नहीं चलेगा, और वो और मुसीबत में आ जाएंगे और तकलीफ होगी। वो गरीब तो पहले से ही और गरीब हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे जानवरों पे रोक लगाई गई कि उनकी हत्या नहीं की जा सकती है। लेकिन उसके अलावा मतलब इस पर मैंने बताया था पिटीशन और भी बाकी डिटेल्स, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया दिया। अभी यहाँ पर डिटेल बताऊँगी तो आगे का लेक्चर आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। अब बाकी मैंने अलग अलग बताया, 2 पिटीशन डाली गई कि एक तो नहीं उनका हत्या करना चाहिए और एक नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि गाय का ऐसा सिचुएशन है, अगर दूध नहीं भी दे तो तभी भी एक आर्थिक रूप से है, एक जरिया है। उसके बाद 48 का क, 48 के क में क्या है? वन तथा वन्य जीव का संरक्षण। इसका काम मतलब ऐसा है कि ये तो ऐसा है जो जानवर पाले जा रहे हैं, जो किसान के लिए काम की है ज़मीन, उस पर किसान उसका ध्यान दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मतलब पेड़ होते हैं, कुछ ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पर हम नहीं रहते, हम इंसान नहीं रहते, लेकिन और कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिन्हें हम नहीं पालते, जैसे बाकी जंगल में रहने वाले शेर, बाघ, चीता या फिर जिराफ, ये सब हम पालते थोड़ी ना हैं, ये भी तो हैं जानवर ही। तो ऐसे जानवरों के लिए भी संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए 48 के क में इसकी जिम्मेदारी सरकार को दी गई है कि आप जो वन और वन्य जीव हैं उनका संरक्षण करें, उन्हें भी बढ़ने में मतलब उनका विनाश ना हो, उन्हें भी बढ़े। अगर क्योंकि इनडायरेक्टली सब एक दूसरे पे एक साइकिल है हमारी, हम एक दूसरे पे सब पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक जानवर मर जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा एक इंसान नहीं कह सकता है, कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि इनडायरेक्टली हम एक दूसरे पे सब पे डिपेंडेंट है। और इसमें मैंने कल नहीं बताया था, ये 48 का तो ये स्टेट के लिए है। किसके लिए है? स्टेट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि इसके संरक्षण का। और 51 का जो है, इसमें एक नागरिक यानी व्यक्ति को, इसमें व्यक्ति को ये मतलब जिम्मेदारी दी गई है कि आपको भी इन्वायरमेंट, इसमें इन्वायरमेंट वन्य तथा वन्य जीव यानी इन्वायरमेंट और मतलब जंगल है या जंगल में रहने वाले जो हैं
उनके संरक्षण का काम स्टेट को। और वैसे ही व्यक्ति को भी ये कहा गया है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखें, पर्यावरण को साफ रखें। और उसमें भी ये जी 51 के तहत एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको भी, ये स्टेट तो रख ही रहा है, आपको भी रखना है कि वन्य तथा वन्य जीवों का संरक्षण करें, आप उन्हें मारते ना रहें। ऐसा नहीं कि आपको नहीं जिम्मेदारी हो तो स्टेट की है मैं तो मारूंगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो आपकी भी जिम्मेदारी कि आप भी उनका संरक्षण करें। वो 51 के क में लिखा गया है। अब क्या है 49 में क्या है कि जो हमारे सरकारी जो भी स्मारक होते हैं उसका संरक्षण करना, इसका संरक्षण करना। इसमें मैंने बताया था कि अलग अलग तरह से, एक तो ऐसे होती है इमारत होती है, और उसके साथ ही कुछ पुरातत्व जो ऐसे होते हैं वो, और धरोहर जो होती है, धरोहर में हम बोल सकते हैं कि हमारे जो तीर्थ स्थान हैं, ऐसी ऐसी जो मंदिर हैं जिनका संरक्षण हमें करना है। क्यों? क्योंकि उससे एक तो हमारे कल्चर का एक संरक्षण हो रहा है, उसके साथ ही हमारा जो मतलब एक तरह से ये हमारा टूरिस्ट है वो उस पर डिपेंड होता है। अगर हम उनका सबका संरक्षण करेंगे तो हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं विदेशों से, जो कि यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, तो उससे हमारा जो है हमें कुछ पैसे मिलते हैं, टूरिस्ट के थ्रू हमें बहुत कमाई होती है। तो इसीलिए हमें इन सारी चीज़ों का भी संरक्षण करना है। वो है 49 में है सरकारी स्मारक का संरक्षण। उसके बाद आता है 50, ये न्यायपालिका तथा कार्यपालिका। इसमें मैंने बताया कि इसे कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग। अब है 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका। मैंने बताया था कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है, ना कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को। क्यों? क्योंकि ये बड़ी है और ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। इसको मैंने बताया था 50-50, इसका ये मैंने बताया था कि इससे अलग किया गया है, 50-50 अलग कर दिया गया है। उसके साथ ही इसको मैंने बताया था एग्जीक्यूटिव है, ये क्या है एग्जीक्यूटिव, और ये है जुडिशरी, और ये विधायक जो होता है, विधायक, इसको मैंने बताया था कि ये जो है वो लॉ बनाती है, यानी ये तो एग्जीक्यूटिव हो गया और ये हो गया जुडिशरी, ये लॉ बनाने का काम करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम, ये लॉ बना रहे हैं तो इसे लेजिस्लेटिव, एल से लॉ, एल से लेजिस्लेटिव, ये लेजिस्लेटिव हो गया, ये लॉ बनाते हैं। इसके बाद यहाँ से ऐसे जाता है एग्जीक्यूटिव, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव के पास जाता है, वो इसे एग्जीक्यूट, ये मान लीजिए हमारे देश है तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट, यानी यहाँ पे वो जो उस चीज़ को लागू करने का काम होता है, वो इम्प्लीमेंट करने का काम होता है, वो कार्यपालिका का होता है। फिर उसके बाद आता है न्यायपालिका, उसमें फैसला लेने का कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसके साथ ही मान लीजिए कोई केस अगर न्यायपालिका के पास गई है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा फैसला सुना दे उसके बाद उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, ऐसा नहीं है। इसके साथ ही हमारे संविधानकर्ताओं ने ये भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये भी कोई फ्रॉड करे, तो इसके तहत ही उन्होंने कहा कि आप जो भी न्याय सुनाएंगे वो उसे लिखित रूप से आप लिखेंगे कि इस बात के लिए, मान लीजिए कोई न्याय है तो उस बात को लिखेंगे कि इसने ये काम किया है, इसने ये गलत गुनाह किया है और उस बात की ये सज़ा होती है, मैं ये सज़ा इसको ये सुना रहा हूँ। मतलब आपको पूरा डिटेल में लिखा होना चाहिए, जिससे एक एविडेंस है, तो ऐसा आप कोई उससे अपने पावर का गलत फ़ायदा नहीं उठाएं। उससे ये होगा कि वो जो भी है वो अपने पावर का गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। फिर आता है हमारा 51 में हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। इसमें मैंने बताया था कि जो भी हम इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं वो सब इसी के अंदर आता है। जैसे यूएनओ के हम सदस्य बने, वो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति के तहत 51 के तहत ही बने हैं। और उसके अलावा जो भी हम जिसके साथ भी संधि या ट्रीटी या जो भी करते हैं, जिसके साथ भी जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हम जो करते हैं, एक तरह से आप ये समझ लीजिए जो भी हम इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एक्टिविटी करते हैं, जिस भी देश के साथ हम मतलब समझौता कर रहे हैं, शांति समझौता कर रहे हैं, वो सब
अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 के तहत ही आता है। ये तो हो गया पिछले लेक्चर का रिवीजन। आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे और आज है भाग 4 का ही क। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जो है वो है भाग 4 का क। इसमें क्या है, वो तो था हमारे डीपीएसपी था, हमारा भाग 4 जो था खाली वो डीपीएसपी, और ये भाग 4 का क है, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये अब हमें पढ़ना है। भाग 4 यानी पार्ट 4 के क में आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो ABCD ऐसा लिखा रहता है, ये हिंदी में इसको क ख ऐसा लिखा रहेगा और इंग्लिश में ABCD लिखा रहेगा। तो ये जो है हमारे टोटल 11 हैं। कितने हैं, 1 से लेके 11 हैं हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी, वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो जो पहला हमारा है इसमें वो है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान या राष्ट्रगान मान लीजिए, यहाँ पे राष्ट्रगान, इसमें क्या है कि इसका हमें आदर करना है, आदर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं, ये कंपलसरी है। कुछ ऐसी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वैसे तो ये पूरी की पूरी आप पे इन्फोर्सेबल नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो आपको माननी है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर उस बात के लिए एक्शन लिया जाएगा। तो इसमें है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आपको आदर करना है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। अगर राष्ट्रीय ध्वज है तो आपको उसे सैल्यूट करना है। उसके साथ ही अगर राष्ट्रीय गान आपके सामने चालू है, आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको खड़े होना है, और वो भी सावधान पोजीशन में ही खड़े होना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ खड़े हो गए, नहीं, आपको एक आदरपूर्वक अपने राष्ट्रगान और अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति एक आदर होना चाहिए आपके मन में कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, और क्यों नहीं हो, ये कंपलसरी ना भी हो तभी भी हमें उसका, अगर ये ना भी हो फिर भी एज अ सिटीजन हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने जो राष्ट्र ध्वज यानी जो फ्लैग है और राष्ट्रगान यानी जो भी हमारा राष्ट्रगान है उसे हम एज अ रिस्पेक्ट देना हमारी ड्यूटी है। हम नागरिक हैं यहाँ के, हम यहाँ के सिटीजन हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे रिस्पेक्ट दें। उसके बाद आता है 2, वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, ये है हमारा दूसरा, जो कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखना। यानी कि हमें हमारे जो पुराने जो भी स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने किस किस तरह से हमें आज़ादी दिलाई है, उस बात को हमारे हृदय यानी हमारे हार्ट में हमें हमेशा इस बात को याद रखना है। हमें हमेशा ये मेमोराइज करना है कि वो कितनी मेहनत से हमें स्वतंत्रता दिलाए हैं, जिस बात को हमें हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसे इन फ्यूचर ऐसे दोबारा सिचुएशन आए तो हम वो दोबारा उसी तरह से करें। वैसे तो गुलामी की बात नहीं कर रही मैं, जैसे कि कभी ऐसा हो जैसे कि कोई ऐसा कोई भी ऐसी पार्टी है जो नागरिक के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ले रही है, तो उस सिचुएशन में हम आंदोलन कर सके। आप ये ना सोचे कि गुलामी तो हमें अब आ ही नहीं सकती जब तक हम और आप ऐसे अच्छे नागरिक रहेंगे। तो अब हम 3 पढ़ेंगे।
अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है 3, भाग 4 का क का 3। इसमें क्या लिखा गया है कि भारत की जो प्रभुता, एकता और अखंडता है उसकी हमें रक्षा करना है। यानी जो प्रभुता का मतलब होता है सॉवरेनिटी होता है, यानी कि हमें एकता जो हमारी वो है, एकता मतलब हम एकजुट होके जो रहते हैं, हम मिलजुल के रहते हैं वो। और अखंडता का मतलब होता है कि जैसे कि हमसे कोई अलग ना टूट के हो, इस बात का हमें हमेशा ध्यान देना, हमसे कभी कोई अलग ना हो। जो भी हमारे पास जो स्टेट हैं, जो भी हमसे जुड़े लोग हैं हमारे देश में, वो सब एक अखंड रूप से हमारे साथ रहे, यानी जो कभी टूट ना सके, उसका हमें रक्षा करना है, यानी उसको बचा के रखना है। इसमें प्रभुता मतलब ये सब है ना, इस प्रभुता का मतलब ये भी होता है, एक सॉवरेनिटी होता है और उसके साथ ही रिस्पेक्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हमारी हमेशा प्रभुता रहनी चाहिए कि वो ही जो कह रहा है वो ही सही है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया है वो सब सही है, हमें उसके प्रति हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि वो जो भी लिखे हैं वो हमारे लिए ही लिखा गया है। उसका जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसे हमेशा हमें रिस्पेक्ट देनी है, उसका विरोध नहीं करना है कि ये गलत है। मतलब अगर गलत है तो वो तो पहले अपने आप ही चेंज कर दिया जाता है, लेकिन हमें ऐसा एज ए नागरिक हमें हमेशा उस बात का, प्रभुता का जो सॉवरेनिटी उसका रिस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना है। अब आता है हमारा 4 में क्या है, देश की रक्षा करनी है। क्या करनी है, ये मतलब एज ए नागरिक हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश की, हम अपने कंट्री की हमेशा रक्षा करें। कोई भी सिचुएशन आए तो हमें हमारे देश के लिए खड़ा होना है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे बॉर्डर पे हमारे भाई या बहनें अक्सर बॉर्डर पे नहीं रहती, लेकिन वो भी आर्मी में रहती हैं, वो भी एक तरह से सपोर्ट करती हैं। तो जो भी हमारे भाई या पिता जो भी हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है देश की रक्षा करना। एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की रक्षा करें, उसके लिए हमेशा खड़े रहें। एक तरह से हमारे अंदर हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़े हम हमेशा उसके लिए तैयार रहें। ऐसा नहीं कि हम तो नागरिक हैं, हमारी थोड़ी नहीं जिम्मेदारी है देश की रक्षा की। देश की रक्षा की जिम्मेदारी तो फोर्स की है, ऐसा नहीं है। फोर्स का तो है, सेना का तो है, लेकिन हमारी भी है। हम नागरिक है तो क्या हमारी नहीं है, हमारी भी है। अब हमारा जो 5वां है उसमें क्या है, भारत के सभी लोगों को समरसता को बनाए रखना है। मतलब भाईचारा, इसका क्या मतलब होता है, भाईचारा यानी हम जो भी है वो हमेशा, जो भी हो, कोई भी धर्म हो, सबको मिलजुल के भाईचारा के साथ रहना है, सबको एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाए रखना है। अब हमारा जो 6 है वो है, ये है हमारा समरसता है, समरसता जिसका मतलब होता है भाईचारा। और अब हम पढ़ेंगे जो है 6 में क्या है, हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक जो भी गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व हमें हमेशा समझना है, उससे बनाए रखना है, उसका मतलब संरक्षण एक तरह से करना है कि जो भी हमारा कल्चर है वो हमेशा हमें एक तरह से संभाल के रखना है, जिसके लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो उसके लिए हमेशा हमें गौरवशाली ही मतलब फील करना चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे यहाँ इतनी तरह के अलग अलग तरह के कल्चर पाए जाते हैं, इस बात का हमें हमेशा एक तरह से गर्व होना चाहिए कि हमारे पास इतने सारे कल्चर्स हैं। इसमें 7वां क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। मतलब कि हमारी भी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करें। जो वन है यानी जंगल है या फिर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में रहने वाले जो भी एनिमल हैं, उन सभी का हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बचाएं। क्योंकि अगर हम नहीं बचाएंगे तो और कौन आएगा बचाने, हमें ही हर चीज़ को बचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है।
तो हर चीज़ को जो भी प्राकृतिक है, जिन्हें मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए हर चीज़ ज़रूरी है जो भी इस अर्थ पे है। वो कुछ चीज़ें हमें डायरेक्टली फ़ायदा देती है, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली। तो ये जो हमारा होता है ये इनडायरेक्टली हमें फ़ायदा देता है, तो इसे हमें हमेशा संजो के रखना है, संभाल कर रखना है। अब हमारा जो आता है वो है 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावनाओं का विकास करें। वैज्ञानिक यानी जो भी साइंटिफिक जो हमारे एरिया होते हैं, उस जो भी हमारी सोच होती है साइंटिफिक, हम में से ही लोग उठकर साइंटिस्ट बनते हैं। इस बात का हमें ध्यान रहना चाहिए हमेशा। तो अगर हर कोई ये सोचे कि मैं ना बनूंगा, मैं साइंटिस्ट नहीं बनूंगा, मैं इस फील्ड में नहीं जाऊंगा, तो आखिर साइंटिस्ट आएंगे कहाँ से? तो जो हमारे साइंटिस्ट एक भावना है, उस बात को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए कि मतलब छोटे छोटे बच्चों में इस बात को हमेशा बताना चाहिए कि साइंटिस्ट जैसी भी एक चीज़ होती है जो कि हमारे लिए एक नई नई खोज करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए जो मतलब ऐसी कुछ चीज़ें बनाते हैं जो हमें जीवन में ज़रूरी हो और आसानी हो जीवन जीने के लिए। जैसे कि हमारे APJ अब्दुल कलाम जी जो हैं, वो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे आविष्कार करके गए जो कि उनके जाने के बाद भी हमारे लिए आज भी जो हमारे जीवन में काम आ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने न्यूक्लियर पावर बनाया, उनकी मेहरबानी से, उन्हीं की मेहरबानी से हमें एक न्यूक्लियर कंट्री हम बन पाए। उसके बाद उन्होंने फ्लाइट के जो पार्ट्स होते हैं, उस चीज़ से, फ्लाइट जिस चीज़ से जो पतरे से बनती है, उससे उन्होंने हैंडीकैप लोगों के लिए मतलब जो जिस चीज़ में भी हैंडीकैप है उस चीज़ को उन्होंने पैर बनाया। जैसे क्योंकि वो चीज़ जो फ्लाइट वगैरह की जो टूल्स होते हैं वो हल्के होते हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट बहुत इजीली उड़ पाती है। तो उन्होंने उस चीज़ का एक अलग तरह से सोचा कि ये जो है जो मतलब हैंडीकैप होते हैं, उन्हें अगर कोई हल्की चीज़ से मतलब बनेगा तो उन्हें भी तो चलने में आसानी होगी। तो ये एक साइंटिस्ट की सोच है जो लोगों के लिए, एक जन के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए ही एक अच्छी होती है। अगर कुछ नई चीज़ खोज के आए तो उनके लिए जीवन में ज़रूरी हो जाती है और आसानी होती है जीने में। अब हम 8वें के बाद 9वां, इस बात का हमेशा हमें बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ, साइंस फील्ड से भी लोग आगे बढ़ें, उस फील्ड को भी लोग जानें। अब हमारा आता है 9वां, इसमें क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें। यानी कि जो भी हमारे लिए मतलब जो गवर्नमेंट बनाती है उसे कहते हैं सार्वजनिक, वो हमारे लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है फ्री में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे नुकसान करें, वो हमारी फैसिलिटी के लिए बनाया गया, ना कि हमें हमारा गुस्सा उतारने के लिए या फिर हमारा आक्रोश दिखाने के लिए उसे बनाया गया है। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम पर एक्शन लिया जाएगा और जो भी नुकसान करेंगे उस चीज़ की भरपाई हम ही से की जाएगी। इसलिए ये ना सोचे कि हम कोई मतलब किसी वजह से हम ऐसा करें कि हम सरकारी संपत्ति यानी जो भी गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है उस चीज़ को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो उस चीज़ का भरपाई हमसे ही गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि वो हमारी सुविधा के लिए है, ना कि हमें तोड़ने के लिए दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए यूपी में कुछ मतलब ऐसी बसों को तोड़फोड़ किया गया था जिसका भरपाई वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने वहाँ की जो भी जिन लोगों ने इस चीज़ को किया था उनसे उस चीज़ का भरपाई लिया। और ये ज़रूरी भी है। अगर ऐसे ही सब उठ के तोड़ने लगे तो एक दिन तो सब तोड़ेंगे तो फिर गवर्नमेंट कितना बनाएगी? एक दिन पता चलेगा कि जो हमारा जो खजाना है वही ख़त्म हो गया। सब तोड़ रहे हैं, हम गवर्नमेंट बना रही है, तो वो कहाँ से लाती है? गवर्नमेंट हमारा दिया हुआ टैक्स तो लेके बनाती है। तो अगर हम हम पहले से गरीब हैं, उसके बाद हम तोड़ के ख़राब करें कोई चीज़ को, तो वो ज़रूरी है कि उस चीज़ का हमें सज़ा मिले। अगर सज़ा मिलेगी तो हम ये सोच सकेंगे कि वो हमारे लिए हम जो कर रहे हैं वो गलत है। वो हमारे लिए नहीं बल्कि हम पूरे समाज के साथ, पूरे देश के साथ, हमारा तो था नहीं, वो एक हमारी चीज़ नहीं थी, वो पूरी सरकार ने बनाई थी, वो लोगों के लिए बनाई थी। तो हम लोगों के साथ गलत करें तो उस बात का कंपनसेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे 10। उसमें क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कि जो भी हमारे सामूहिक यानी जो भी हम मतलब बहुत सारे लोग मिलके एक सामूहिक रूप से यानी बहुत लोग मिलके जो भी गतिविधियां करते हैं उसमें उस क्षेत्र में हमेशा हमें आगे बढ़ना है, ना कि रुकना है, ना ही पीछे हटना है।
बल्कि उसमें लगातार आगे बढ़ना, सामूहिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। जो भी हम ऐसे काम कर रहे हैं जो लोगों की भलाई के लिए हैं, तो उसमें हमेशा, उस क्षेत्र में हमेशा हमें आगे बढ़ना है, उस एरिया में हमेशा हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद आता है 11वां जो है, उसमें क्या है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये ऐसा है कि मतलब मान लीजिए अगर 6 साल का बच्चा है तो उसे अपना अच्छा बुरा तो मालूम नहीं होगा, उसे नहीं मालूम होगा कि उसे स्कूल जाने से क्या भलाई है, क्या बुराई है, या फिर क्यों जाना चाहिए। लेकिन जो उसके पेरेंट्स है, जो भी उसके गार्डियन है, वो इस बात को बराबर जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि क्यों एजुकेशन ज़रूरी है। तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे को स्कूल पहुंचाएं, वो उनकी ड्यूटी है जो कि उन्हें करना ही करना है। तो और उसके साथ ही संरक्षक को भी कहा गया है कि जो भी उस बच्चे के संरक्षक है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को स्कूल में लाकर दे कि बच्चा एजुकेशन हो, वो एजुकेटेड हो। उससे स्कूल लाके छोड़ने का काम किसे दिया गया है, माता पिता और संरक्षक को। 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, इसकी जिम्मेदारी संरक्षण और माता पिता को दी गई है। और ये जो इससे मतलब एजुकेशन जो हमारा जो है वो 21 की क में जो भाग 3 में है, वहाँ पे एजुकेशन को कंपलसरी किया गया है। वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ही वहाँ पे जोड़ा गया है। इसमें कैसा है कि अगर कुछ ऐसी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिन्हें कंपलसरी कहा गया है, जो अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर उस बात के लिए एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नोट लिख के दे रही हूँ, वो आपको लिख लेना, ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि कभी कभी अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारे ऊपर कंपलसरी हैं, जो अगर हम ना पूरा करें तो हमें उस बात के लिए हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो आप कहें, आपका ऐसा सोच में आएगा कि नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो उस बात के लिए वो इन्फोर्सेबल ही नहीं है, हम तो वो कैसे हो गई कंपलसरी। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो हमारे लिए कंपलसरी हैं, हमें करना ही करना है। अगर हम ना करें तो हमारे पर एक्शन लिया जाएगा। तो अब मैं नीचे IMP करके लिख रही हूँ, वो आपको कंपलसरी है, वो आपकी नोट्स में भी वैसे ही लिखना है, ताकि आप अगर कभी रिवीजन करें तो उस चीज़ को वैसे ही फटाक से रिकॉल कर सकें, ताकि आसानी रहती है ना अगर एक जगह पे मिल जाए। मैंने ऊपर इसलिए नहीं बताया। वैसे अब मैं आपको ऊपर ऐसे मतलब स्टार मार्क जो भी है उसके आगे स्टार मार्क अब कर दूंगी। अब ये हमारा IMP लिख रही हूँ, IMP नोट। इसमें क्या है, एक जो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, 7, 9, 11, ये 4 ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि कंपलसरी हैं। क्या है? कंपलसरी हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज कंपलसरी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगर हम इसे ना पूरा करें तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसलिए इन्हें कंपलसरी कहा गया, फोर्सिएबल कहा गया है कि इन्हें हमें पूरा करना है तो करना है। जैसे अब मैं आपको रिवीजन करवाने जा रही हूँ। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी, तो मैं रिवीजन करवाते आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी हैं जो हमारे लिए कंपलसरी, जो हमें करना है। और उसके साथ ही वहीं पे मैं आपको स्टार मार्क करके दे दूंगी। अब हम रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया, ये भाग 4 का क है। क्या है? भाग 4 का क है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे इंडिविजुअल एज अ पर्सन, जो हम लोग हैं, हम जो सिटीजन हैं, उनकी जो ड्यूटीज है। तो इसमें जो पहली है वो क्या है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। ये हमारे लिए कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है।
ये मैं आपको लिख रही हूँ ताकि आप इस वक्त आप इसे देख सके कि हाँ एक अलग कलर से मैंने लिखा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अपने नोट्स में जो भी बना रहे हैं आप नोट्स, उसमें आप एक अलग कलर से कोई लिख दीजिए जिससे आपको फटाक से उस पर आपका नज़र जाए कि हाँ ये कुछ अलग है। तो ये जो पहला है ये हमारे लिए कंपलसरी है, ये हम अगर ना करें तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और दूसरा जो है वो स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उसको हमेशा हमारे हृदय में हमें बनाए रखना है। मैंने बताया कि जो भी हमारे जो आंदोलनकारी थे, जो भी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने कैसे कैसे हमें आज़ादी दिलाई, उस बात को हमेशा हमें याद रखना है। और आगे इन फ्यूचर कभी ऐसा हमारी कोई मतलब राइट्स जो भी हर्ट हो रहे हैं तो उस बात के लिए हम आंदोलन कर सकते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही भी है। लेकिन आंदोलन किसी और के जीवन में इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, वो आपका आंदोलन न किसी को मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। प्रभुता को मैंने बताया कि सॉवरेनिटी, एकता यानी जो हम एकजुट होकर रहते हैं, हम मिलजुल कर जो रहते हैं वो हमेशा हमें बनाए रखना है। अखंडता यानी हमसे कोई अलग जो भी हमारे देश के नागरिक हैं या फिर कोई स्टेट है, जैसे कि कश्मीर हो गया, वो हमसे अलग होना चाहता है, मतलब चाहता था, अब नहीं, तो वो हमें नहीं, कभी भी हमसे कोई टूटे ना, हमेशा हमसे अखंडता यानी जो टूटे ना कभी, जो कभी टूट ना सके उसे अखंड कहा जाता है। तो जो इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना है कि जो भी हमारे लोग हैं, हमारी जो भी स्टेट हैं वो हमसे कभी टूटे ना, इसकी रक्षा हमारी करना हमारी जिम्मेदारी है एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन। उसके बाद आता है देश की रक्षा करना, यानी अगर देश की रक्षा की कोई बात आ रही है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हम सेना में नहीं है तो ये हमारी जिम्मेदारी है, नहीं, एज अ सिटीजन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की रक्षा करें, ना कि सिर्फ सेना की जिम्मेदारी है, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश की रक्षा करें। उसके बाद आता है भारत के सभी लोगों में समरसता को बनाए रखना, यानी भाईचारा को बनाए रखना, ये जरूरी है, जिससे हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो जो भी हमारे कास्ट का जो प्रॉब्लम होता है वो खत्म हो जाएगा। पहले तो जो ऊंची कास्ट नीची कास्ट ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगर हम भाईचारे से आपस में मिलजुल के रहेंगे, तो ये एक अच्छा है, देश के विकास के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी भी है। उसके बाद 6 में क्या है, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली जो परंपराएं हैं, जो भी हमारा कल्चर है उसके हमेशा हमें बचा के रखना है, और उस बात के लिए हमें हमेशा ये प्राउड फील होना चाहिए कि जो हमारे कल्चर हैं उस बात के लिए हम पूरे देश में, मतलब पूरी दुनिया में फेमस है कि हमारा कल्चर, हमारा देश एक ऐसा है जहाँ पे अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप की कल्चर पाए जाते हैं। तो इस बात का हमें हमेशा प्राउड फील होना चाहिए और उसे हमेशा संभाल के रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, बनाए रखना भी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना है, ये भी कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है। ये सिर्फ स्टेट, यानी मैंने बता ही दिया था कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर जो भी अपना फैसला खुद ले सकते हैं, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो इन्वायरमेंट की रक्षा करें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इन्वायरमेंट को गंदा होने से बचा लें। अगर हम बचाएंगे तो देश, मतलब एक इन्वायरमेंट स्वच्छ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी पीढ़ियाँ अच्छी मतलब स्वस्थ रहेंगी, जो हमारे मतलब जीव जंतु वो सब जो भी फ्लोरा और फ्यूना है वो सब एक अच्छे से रह सकेंगे, उनका भी विकास होगा, वो भी डेवलप्ड होंगे। तो ये ज़रूरी हमारे लिए भी एक हमारी ड्यूटी है, जो कि ये भी एक ऐसी ड्यूटी है जिसे अगर हम ना पूरा करें तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें, यानी हमें हमारी पीढ़ी को, यानी हमारी जनरेशन को हमें हमेशा ये बताना है कि साइंस एक फील्ड है, साइंस मतलब इस दृष्टिकोण को, हम भावना को हमें बढ़ाना है, हमें हमारी पीढ़ी में ये बताना है कि हाँ साइंस भी एक फील्ड है जिसमें हर किसी को जाना चाहिए। तो उसमें बच्चों को हमें हमेशा ये प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपको इसमें जाना चाहिए, ये ऐसी है, इसमें बहुत सारे मतलब वैज्ञानिक तौर से हमें लोगों को एक, हमारे जो जनरेशन है उसमें वैज्ञानिक बनाना है, लोगों को ज़्यादा से मतलब जो बच्चे इस लायक हों, जो इस फील्ड में जाना चाहते हों, उन्हें बताएं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज दें कि हाँ ये भी एक चीज़ है, इसमें आप जाके आप मतलब अलग अलग तरह से पढ़ाई और डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो देश के लिए भी ज़रूरी है।
उसके बाद आता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें। ये भी हमारे लिए कंपलसरी है। ये अगर हम ना करें तो ये भी, इस बात के लिए भी हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें हमारी सुविधा के लिए बनाई गई हैं, ना कि हमें उस चीज़ को तोड़ने की आज़ादी दी गई, उसे ख़राब करने की। जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो हमारे लिए बनाई गई, इसलिए अगर हम उसे तोड़ रहे तो हमारे ऊपर उस बात का एक्शन लिया जाएगा। अब 10 जो है वो व्यक्तिगत है सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में हमें उत्कर्ष, ये मैंने बताया था कि जो भी हम एज अ पर्सन या फिर जो भी एज अ ग्रुप हम कोई भी ऐसी गतिविधि यानी जो भी एक्टिविटी है उसको उस क्षेत्र में हम, जो समाज के लिए ज़रूरी है, जो एक देश के लिए ज़रूरी है, उस क्षेत्र में हमेशा हमें आगे बढ़ना है। उसे आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश भी करनी है और आगे बढ़ते रहना है, जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 11 में क्या है, माता पिता का ये जिम्मेदारी यानी पेरेंट्स की और संरक्षण, जो गार्डियन है उनकी ये जरूरी जिम्मेदारी है कि 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा दिलाना उनकी जिम्मेदारी। अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो उन पे भी इस बात का एक्शन लिया जाएगा कि आपकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बच्चा अपना भला बुरा नहीं जान सकता है, लेकिन एज अ पेरेंट आपकी ये जिम्मेदारी है। आप तो जानते हैं कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इतने 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे उन्हें स्कूल लाकर पहुँचाएँ। ये स्कूल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो यहीं पे हमारी जो आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ ख़त्म हो रहा है। आपको बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको ऐसा लगा कि आपको लेक्चर समझ में आया, आपके लिए बेनिफिशियल रहा, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं और उनके क्या राइट्स हैं। ये अगर हम जो एजुकेटेड हैं, जो हम एज अ स्टूडेंट हम जो जानते हैं, वो हमारे पेरेंट्स हो या फिर जो भी हमारे घर में बुजुर्ग या फिर जो भी फ्रेंड हो जो इस चीज़ को नहीं भी जानते या अगर कम जानते हो, तो हम उन्हें एजुकेटेड कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हमारी ये ड्यूटीज़ है, ये हमारी राइट्स हैं। तो इससे देश के लिए भी अच्छा रहेगा। लोग अपनी ड्यूटीज़ समझेंगे, उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो देश के लिए भी अच्छा रहेगा। तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों में आप फैलाने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय।